पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के बारे में पढ़ा था। इतिहास को किस ढंग से पढ़ें, उसके पढ़ने की रणनीति क्या हो। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारी लेखन शैली कैसी हो, यानी कि हम उत्तर को बढ़िया से बढ़िया किस ढंग से लिखें और उत्तर को किस ढंग से लिखें कि अधिकतम अंक की प्राप्ति हो सके। तो इतिहास में या किसी भी सब्जेक्ट में लेखन शैली का बहुत ही महत्व है, यानी कि हमारा पूरा रिजल्ट लेखन शैली पर निर्भर करता है। हमारे पास ज्ञान जो है वह ज्ञान की अभिव्यक्ति जो है सो लेखन शैली के माध्यम से ही होती है। तो लेखन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम उत्तर कैसे लिखें। तो लिखने का उद्देश्य क्या है, यानी कि हमारे लेखन शैली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, हम लिखते क्यों हैं। तो यहाँ पर जो परीक्षा में हम बीपीएससी मेंस के लिए या अन्य सिविल सेवा मेंस के लिए लिखते हैं, तो उसका लिखने का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने ज्ञान को, विचार को शिक्षकों या परीक्षकों के पास पहुंचा देना। यानी कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विचार है या जो क्वेश्चन पूछा है उस पर हमारा विचार जो है उसको परीक्षक भली भांति समझ जाए जो हम कहना क्या चाहते हैं, और हमारे कहने का जो अभिप्राय है वह लेखन के द्वारा जाता है और उसी लिखे हुए तथ्यों पर हमें मार्क्स मिलता है। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि हम लिखते किसके लिए हैं। तो हम लिखते हैं परीक्षकों के लिए, यानी कि परीक्षक को ध्यान में रखकर मेरा लेखन किया जाता है। वो लेखन कैसा हो जो परीक्षक हमको प्रभावित होकर अधिकतम से अधिकतम अंक दे सके। तो हम जो लिखते हैं वह परीक्षक पढ़ता है और परीक्षक बिना उलझन के वह भली भांति समझ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे उत्तर लेखन में क्या क्या होना चाहिए इसका ध्यान। तो लेखन में हमारा शब्द जो है सो स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि शब्दों का जो चयन हो वह स्पष्ट रूप से परीक्षक को समझ में आ जाए। हमारा वाक्य स्पष्ट होना चाहिए, इसका भाव जो हो स्पष्ट होना चाहिए। पैराग्राफ जो होगा वह पैराग्राफ का भाव स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक पैराग्राफ का समान भाव होना चाहिए, समान अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए। और पैराग्राफ जो है सो छोटा छोटा होना चाहिए, यानी कि 3 से 5 लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए। छोटा छोटा पैराग्राफ होने से जो है टीचर आसानी से उसको पढ़ता है और समझ लेता है। आगे जो है पैराग्राफ में क्रमबद्धता एवं निरंतरता का होना आवश्यक है, यानी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं वह निरंतरता का आभास दिलाता हो। नहीं इधर कुछ लिख दिए उधर कुछ लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर हमारा क्रमबद्ध ढंग से होना चाहिए, निरंतरता का भाव होना चाहिए जो हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। आगे जो है उत्तर में अनावश्यक जानकारी नहीं होनी चाहिए। हमारा उत्तर जो हो सटीक हो, उसमें किसी प्रकार की अनावश्यक बातें नहीं लिखना चाहिए जो उस क्वेश्चन के अनुरूप न हो। क्वेश्चन के इर्द गिर्द हमें लिखना है, तो क्वेश्चन जो मांग रहा है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुसार हमें लिखना होगा। उत्तर में तथ्यों से बोझिल न हो, यानी कि इतना न कंटेंट भर दें कि वह बोझिल प्रतीत हो, और सरल एवं सशक्त उत्तर होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का उत्तर लिखते हैं तो हमें अधिकतम अंक की प्राप्ति हो सकती है। अब हम लोग प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन को पहले लिखने से पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत में सामाजिक स्थिति के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति का अध्ययन चित्रात्मक विधि से किया था। आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें हमने बताया था कि महिलाओं की स्थिति का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है, चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। और हमने शुरू से लेके गुप्तोत्तर काल तक महिलाओं की स्थिति का वर्णन चित्र के माध्यम से किया था। आज प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी हम चित्र के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाना। जैसे हमने इस चैप्टर को प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विभिन्न पुस्तकों से पढ़ लिया, और पढ़ने के उपरांत हमने जो समझा उसके आधार पर जो है सो हमने ये एक रेखा चित्र बनाया है, जिसमें पूरे प्राचीन भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को दर्शाया गया, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे पाषाण काल को
पाषाण काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, इसको मैंने एक ग्राफ के द्वारा दिखाया है। जैसे प्रारंभ में क्या हुआ, उसके भौतिकी क्षेत्र में क्या विकास हुआ, रसायन के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, अन्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। अब उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में विकास की निरंतरता कायम रही। रेखा गणित के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, अंक गणित के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, धातुकर्म के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, समुद्री ज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो इसको हमने दिखाने का प्रयास किया। अब जैसे हमने यहाँ रेखा गणित का विकास लिखा है, तो रेखा गणित, अब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता में रेखा गणित के क्षेत्र में क्या विकास हुआ होगा। तो जैसे ईंट को देखते हैं, ईंट का माप जो है सो विभिन्न लंबाई चौड़ाई का है, तो उसमें कहीं न कहीं रेखा गणित होगा। उसकी दीवारें जो है, घर की दीवारें सीधी है, वो साहुल सूत्र का प्रयोग करते थे, तो कहीं न कहीं वहां पर रेखा गणित का प्रयोग उन्होंने किया होगा, जिससे हमको आभास चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में रेखा गणित का विकास हुआ होगा। अब हमने लिखा है अंक गणित का विकास। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सो माप तौल के बारे में जानते थे, यानी कि वो 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। तो 16 के गुणज का प्रयोग करते थे, तो इससे ये पता चलता है कि उस काल में अंक गणित का विकास हो चुका था। उसी प्रकार यहाँ पर मैंने धातु कर्म के बारे में लिखा है। तो धातु कर्म वो जो है विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग करते थे, जैसे तांबा एवं कांसा का प्रयोग करते थे, जो धातु विज्ञान की जानकारी के बिना नहीं हो सकते थे। तो इससे पता चलता है कि उनको धातु कर्म के बारे में ज्ञान था। अब समुद्री विज्ञान, वो विभिन्न पत्तन मिले हैं, उससे पता चलता है कि उन लोगों को समुद्र के बारे में जानकारी थी। तो इस आधार पर जो है सो हम ये देखते हैं कि उनको प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन क्षेत्रों में जो है सो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इसी प्रकार जो है सो हम सभी काल में देख सकते हैं। वैदिक काल में खगोल विज्ञान का, सोलह सूत्र से हमें जानकारी मिलती है, रेखा गणित का, आयुर्वेद का, धातु कर्म का, रसायन का, ज्योतिषी का विकास हुआ। उसी प्रकार सूत्र काल में धातु कर्म, रेखा गणित, औषधि विज्ञान, भित्तिलिपि शास्त्र और अन्य का विकास हुआ। मौर्य काल में उसी तरह देखते हैं, मौर्योत्तर काल में देखते हैं। गुप्त काल में आप देखते हैं कि ये सबसे लंबा क्षेत्र है, यानी कि गुप्त काल में प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक विकास हुआ। और प्राचीन काल में जो है सो धातु कर्म, खगोल विज्ञान, ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित का भी देखते हैं, त्रिकोणमिति, औषधि के क्षेत्र में काफी विकास हुआ, रसायन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। यानी कि गुप्त काल जो है सो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से जो है सो स्वर्णिम काल है। अब हम इसमें गुप्तोत्तर काल में देखते हैं, इसमें जो है सो पतनशीलता आने लगी, यानी कि पतन होने लगा और थोड़ा बहुत विकास हुआ और विकास की गति जो है सो इस काल में रुक गई। तो इस चार्ट को देखने से ये समझ में आ जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किस ढंग से हो रहा है। तो अगर आप किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ने के बाद अगर इस तरह का आप चार्ट बना लेते हैं, तो आपके दिमाग में एक विचार आ जाएगा कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ, किस काल में किस चीज का विकास हुआ, वो आपके दिमाग में आ जाएगा। और उस जब ये दिमाग में आ जाएगा तो अपने चिंतन मनन के द्वारा जो है सो आप आसानी से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। उसमें किताब से किताबी बातें नहीं होगी, आप अपने से उस उत्तर को अरेंज कर सकते हैं, आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सो आप लोग सभी चैप्टर का, मैंने 2 चैप्टर का बताया, एक प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, उसमें किस तरह जो है सो महिलाओं की स्थिति को दर्शाया गया है प्राचीन काल में शुरू से लेके गुप्तोत्तर काल तक। और इसमें मैंने प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो है सो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास जो है सो प्राचीन काल में हुआ। तो इस प्रकार से आपको सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक का खाका अपने दिमाग में रखना होगा। उसके बाद आप उसको उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम बताएंगे कि उत्तर को इसमें प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और उसको हम किस ढंग से लिखेंगे। अब हम लोग प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों को देखेंगे और विभिन्न क्वेश्चनों को किस ढंग से लिखेंगे, इसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बताएं।
तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, और भूमिका जो है प्राचीन काल से विज्ञान का जो विकास हुआ वह निरंतरता को प्रदर्शित करता हो, और जो हम नीचे लिख रहे हैं उसका जो है सो भाव इसमें भूमिका में आना चाहिए, जो हम क्या लिख रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं इसमें। उसके बाद हम पाषाण काल में किस प्रकार विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार विकास हुआ, वैदिक काल में हुए विकास को लिखेंगे, सूत्र काल में हुए विकास को लिखेंगे, मौर्य काल में हुए विकास को लिखेंगे, मौर्योत्तर काल में क्या विकास हुआ उसको लिखेंगे, दक्षिण भारत में क्या विकास हुआ उसको लिखेंगे, गुप्त काल में क्या विकास हुआ उसको लिखेंगे, गुप्तोत्तर काल में क्या विकास हुआ उसको लिखेंगे, और अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार जो है सो इसमें निरंतरता कायम है, किस तरह विभिन्न कालों में जो है सो किन किन क्षेत्रों में जो है सो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विकसित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भारत की देन बताएं। इसमें जो है सो देन क्या है, ये मेन चीज है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा उससे ये थोड़ा अंतर होगा, इसको दूसरे ढंग से लिखेंगे, इसको भूमिका जो लिखेंगे इसके भूमिका से अंतर होगा। इसका भूमिका जो होगा सो देन के संदर्भ में होगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भूमिका को कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे। आज जो है सो भूमिका का संक्षिप्त रूप हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें देन के महत्व है, तो भूमिका में भी देन के संदर्भ में लिखा जाएगा। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बताएंगे, उसके बाद खगोल के विकास को बताएंगे, तथा आज कैसे उपयोगी है। चूंकि देन पूछ रहा तो सबको सेक्शन में हम लोग ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे लिए आज के संदर्भ में किस प्रकार उपयोगी है। अब गणित के क्षेत्र में इसका किस प्रकार विकास हुआ और आज यह कैसे उपयोगी है, ज्योतिष के क्षेत्र में किस प्रकार विकास हुआ और आज हमारे लिए यह कैसे उपयोगी है, उसी प्रकार औषधि विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ और हमारे लिए यह कैसे उपयोगी है। उसके बाद धातु कर्म के बारे में बताएंगे और धातु कर्म का कैसे विकास हुआ और आज हम इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, इसको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भौतिकी एवं रसायन जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या प्रयोग हुआ और कैसे विकास हुआ, इसको दिखाते हुए आज हम किस प्रकार इसका उपयोग कर रहे हैं वो बताएंगे। अंत में जो है सो निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष भी जो होगा सो हमारा देन के संदर्भ में होगा। अब अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बताएं। तो ये इस दोनों क्वेश्चन से वो क्वेश्चन अलग है। वो क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ गुप्त काल में हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बताएं, तो मेरा यहाँ जोर जो होगा सो गुप्त काल के संदर्भ में होगा। भूमिका जो लिखेंगे वह गुप्त काल के संदर्भ में होगा। गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या विशेषताएं थी उसको लिखेंगे। गुप्त काल में खगोल शास्त्र का विकास क्या हुआ उसको दर्शाएंगे। गुप्त काल में औषधि विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। गुप्त काल में धातु कर्म के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। अंत में गुप्त काल में अन्य विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ उसको लिखेंगे, और अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष जो होगा सो गुप्त काल के संदर्भ में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से क्वेश्चन आया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन को हमने पढ़ा, विज्ञान एवं सेक्शन टॉपिक हमने पढ़ लिया। जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा हमारा उत्तर एक ही जैसा हो गया, तो इसके कारण जो है सो मार्क्स कम आता है। क्योंकि कुछ भी पूछा है, क्वेश्चन को समझते नहीं है, क्वेश्चन किस रूप में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो न समझ के, चूंकि उस टॉपिक पर हमको ज्ञान है तो उस टॉपिक के बारे में पूरा लिख दिया, तो उसके कारण जो है सो क्वेश्चन का आंसर जो है सो प्रश्न के प्रारूप अनुसार नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है उस प्रकार का आंसर नहीं होता है, जिसके कारण हमें मार्क्स कम आता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके अनुसार हम उत्तर देने का प्रयास करें, तभी हमें अधिकतम अंक की प्राप्ति हो सकती है। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन लेके और ये बताने का प्रयास करेंगे कि भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो अगर हम एक टॉपिक से एक चैप्टर का क्वेश्चन उठाते हैं विभिन्न सालों का, और उस अंतर को क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अंतर को समझते हुए हम लोग जो है उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। यानी कि एक ही टॉपिक पर विभिन्न क्वेश्चन जो पूछा हुआ है विभिन्न सालों में उसको लिखने का प्रयास करेंगे, जो किस किस प्रकार से उत्तर चेंज कर सकते हैं, एक ही टॉपिक पर कैसे हम लिख सकते हैं। तो इससे जो है सो धीरे धीरे हमारा
लिखने की शैली का विकास होगा। और जितना हम सुंदर लिखेंगे, जितना हम प्रश्न के अनुरूप लिखेंगे, उतना ही परीक्षा में जो है सो मार्क्स हमें आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कैसे लिखेंगे यह समझने में आसानी हुई होगी, और धीरे धीरे जो है सो आप लोग को लेखन शैली का विकास होगा। और हम भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताएं, जिससे लेखन शैली का विकास हो सके। यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, जिससे जो है सो मैं आप लोगों को और बेहतर दे सकूं। इसके साथ ही साथ मेरा वीडियो जो है सो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।